हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ स्टूडेंट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो फर्स्ट क्लास देख लीजिए, जिसमें कि हमने सिलेबस डिस्कशन किया था और हमने एक रोड मैप रेडी किया था कि हम कैसे क्या कब पढ़ेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, बुक्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया था। वो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है। इस लेसन को पढ़ने के बाद हम कुछ सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे? पर्यावरण के बारे में जागरूकता आएगी, बहुविषय दृष्टिकोण बनेगा, EVS के इतिहास के बारे में जानेंगे और सतत विकास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो यहाँ पर 4 पॉइंट आप देख रहे हो ना, 4 पॉइंट में से एक पॉइंट जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये ऑलरेडी 2019 के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में जब DU का एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा था 2019 के टाइम पे, तब मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया था और स्टूडेंट्स को बताया था। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब अगेन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन बताऊंगा। सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी हम होल चैप्टर में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो घटक है, जो कंपोनेंट है, वो है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल हिंदी में बोलते हैं। लिथोस्फीयर को हम जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ को सपोज कि कट करके अगर निकाल दिया जाए तो कुछ ऐसा निकलेगा। और जब ये निकालने के बाद हम इसके लेयरों को देखेंगे और स्टडी करेंगे तो आपको लेयर जो है वो 2 टाइप में मिलेगा, एक मैंडल और एक कोर। जो 50% है ऐसा मान लो कि वो मैंडल है और 50% जो है वो कोर है। ठीक है। मैंडल को भी कुछ और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्दर, एंड कोर को भी कुछ फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ का जो अपर लेयर है, जो ये टॉप वाला लेयर है, आप देख पा रहे होगे, मैं मार्कर चला रहा हूँ। ये जो टॉप लेयर है, जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमें पानी मिलता है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ क्रस्ट लिखा हुआ है। पृथ्वी की पपड़ी, जो कि जनरली ना 0 से 100 किलोमीटर के रेंज में रहता है। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे मैंडल, उसके बाद आता है आउटर कोर, उसके बाद आता है सॉलिड कोर। आउटर कोर जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है और सॉलिड कोर जो होता है वो हमारा बहुत डेंस होता है, बहुत डेंस होता है। तो उसी की वजह से हमारी ये जो ग्रेविटी की फील्ड्स हैं और जो ग्रेविटी है वो सब बनी रहती है। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है अर्थ की इस सॉलिड कोर की वजह से। ये थी एक ब्रीफ डिटेल लिथोस्फीयर, स्थल मंडल के बारे में। ठीक है, जो लैंड रिलेटेड कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, जो कि वाटर से रिलेटेड है। ठीक है। हमारे जो धरती पे पानी है, वो पानी को हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक होता है सैलाइन वाटर और एक होता है फ्रेश वाटर, खारा पानी और ताज़ा पानी। खारा पानी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पूरे समुद्र में पानी भरा हुआ है। हमारे जो जितने भी सी हैं, यही 97% कवर करते हैं हमारे वाटर रिसोर्स का। 97% तो हमारे पास सिर्फ खारा पानी है, बेकार पानी है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। हमारे पास काम का पानी कितना है? तो 3%। पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ पे सिर्फ 3% पानी काम का है। उस 3% में भी 2% तो जमे हुए हैं बर्फ़ों में, बर्फ़ों के थ्रू वो ग्लेशियर्स पे जमे पड़े हैं 2%। बच जाता है 1% पानी। धरती पे सिर्फ यूज़फुल पानी जो वाटर है लिक्विड कंडीशन में, वो ओनली एंड ओनली 1% है। ठीक है। ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर। ये जो पूरा पानी है, ये पूरा पानी कंबाइनली एक हमारे अर्थ पे हाइड्रोस्फीयर क्रिएट करता है। इसको ही हम बेसिकली हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। देन थर्ड कंपोनेंट आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, जो एयर है, जो हवा है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम वाइज जो डिवीज़न है कि कौन से गैसेस कितने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बट मैं फिर भी ब्रीफली एक बार बता देता हूँ। हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर के वॉल्यूम्स हैं, उसमें से 78% अकेला नाइट्रोजन कवर करता है और उसके बाद 20.9 रफली 21% मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन कवर करता है। देन 0.9% गैस जो है वो आर्गन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है।
रिमेन जो है वो अदर गैसेज हैं। ये तो हमने बात कर ली कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, इसमें कौन सी गैस उपस्थित हैं और कितने % उपस्थित हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो वायुमंडल है वो ऐसा नहीं है कि हर जगह ये सेम है, कहीं पर ये कम है, कहीं पर ये ज़्यादा होंगे, कहीं पर नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर आपको नाइट्रोजन कम मिलेगा। मैं एल्टीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे घर पे तो नाइट्रोजन ज़्यादा है, आपके घर पे नाइट्रोजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं एल्टीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ। मीन्स अगर हम आसमान की ओर जाते जाएंगे तो लेंथ वाइज जब हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको चेंज मिलेगा। वो आप इसके लिए एक डिटेल ड्राइंग यहाँ पर देख सकते हो। जो छोटी ड्राइंग है इसमें बता रखा है कि ये जो एल्टीट्यूड वाइज हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा अब डिटेल में आपको बता देता हूँ। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, और अर्थ से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ एल्टीट्यूड तक, कुछ हाइट तक तो जाएंगे तो हमें नॉर्मल लगेगा। उससे ऊपर जाएंगे तो हमें एटमॉस्फेयर में थोड़ा चेंज मिलेगा। फिर और ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पर भी हमें कुछ चेंज मिलेगा। तो ये जो चेंज है ना, इनको साइंटिस्टों ने कुछ लेयर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ये जो क्षोभ मंडल है ये 0 से 11 किलोमीटर तक में एल्टीट्यूड रहता है इसका। और जनरली जो टेम्परेचर रहता है वो यहाँ का रहता है 20 से -56 डिग्री तक, ठीक है, 20 डिग्री से -56 डिग्री तक। इसमें जनरली गैस कौन कौन से पाए जाते हैं, जो गैस मैंने ऑलरेडी अभी बताया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर वेपर, और हमारे जो बारिश होते हैं वो यहीं से होता है, क्षोभ मंडल से ही। देन आता है हमारा सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समताप मंडल, इसका नाम से भी जान पा रहे होगे आप, समताप, यहाँ पर तापमान जो है वो थोड़ा समान सा रहता है। और ये जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो 11 से 50 किलोमीटर तक रहता है। और यहाँ पर टेम्परेचर आप देख पा रहे हो कि -2 से -56 है, यानी कि माइनस में ही रहता है, 0 से अब ही रहता है, यहाँ पर बर्फ जम जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो गैस प्रेजेंस रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस O3, ओजोन। जनरली हमारे जितने भी प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं, ये हमारे ट्रोपोस्फेयर में नहीं होते। 0 से 11 किलोमीटर के बीच में कोई एरोप्लेन नहीं उड़ता है, वो सारे 11 से ऊपर 11 to 50 के बीच में उड़ते हैं। इसी लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, जहाँ पर कि O3 रहता है। ये आप देख पा रहे हो कि वहाँ पर O3 रहता है, यानी कि ओजोन की लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है। देन आता है थर्ड लेयर, मीजोस्फेयर, मध्यम मंडल। इसे मिड लेयर भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम मीजोस्फेयर है, मध्यम मंडल है, क्योंकि ये मध्य में है। 2 लेयर इसके नीचे हैं एंड 2 लेयर इसके ऊपर है। जो मध्यम मंडल है उसका एल्टीट्यूड यानी कि उसकी ऊंचाई जो है वो यहाँ से जब हम ज़मीन से 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तब हमारा मध्यम मंडल स्टार्ट होता है, और ज़मीन से 85 किलोमीटर तक जाएंगे वहाँ तक हमारा मध्यम मंडल रहता है, ठीक है। लगभग ये 35 किलोमीटर का रहता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा लो हो जाता है, यानी कि वहाँ पर और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है, -2 से -92 डिग्री तक पहुँच जाता है। और यहाँ पर जो गैस है वो जनरली मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है। और ये जो हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर हैं उनमें से सबसे कोल्डेस्ट लेयरों में से है मीजोस्फेयर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। देन 4th नंबर पे आता है हमारा आयनोस्फेयर, आयन मंडल। आयनस्फेयर का जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये जो है 85 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक रहता है। रफली 415 किलोमीटर इसका एल्टीट्यूड है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 92 डिग्री से 1200 डिग्री तक रहता है, यानी कि एक मेटल को भी पिघला देने वाला टेम्परेचर रहता है आयनोस्फेयर में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है। देन आता है, और यहाँ पर जो गैस है वो मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रहते हैं, ठीक है। और फिर 5th लेयर जो है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर का जो एल्टीट्यूड है, जो एक्सोस्फेयर है ये 500 किलोमीटर से लेकर के इनफाइनाइट किलोमीटर तक हमारा एक्सोस्फेयर ही होता है, यानी कि ये एक तरह से स्पेस आ जाता है, ये एक तरह से स्पेस है, ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मोर देन 1200 डिग्री रहता है। आप सोच के देखिए कि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर, जो हमारा वायुमंडल है, अगर हम इससे बाहर निकल जाएं तो हम विदिन अ मिनट में जल के राख हो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहाँ पर एयर बहुत कम होता है, कुछ हाइड्रोजन जो है आयनाइज स्टेट में वहाँ पर प्रेजेंस होता है। और ये आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, जो एक्सोस्फेयर है यहाँ पर ये ब्लैक सा बना हुआ है, ये स्पेस आ जाता है। और ये जो थर्मोस्फेयर है जिसको कि आयनस्फेयर भी बोलते हैं, यहाँ पर हमारे सैटेलाइट रहते हैं। जनरली हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, जितने भी हमारे इसरो के, नासा के, DRDO के, इनके सैटेलाइट्स होते हैं वो थर्मोस्फेयर में ही रहते हैं। और मीजोस्फेयर जो है वो हमारा मध्य मंडल है, और स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये हमारा
समतापमंडल है, यहाँ पर तापमान काफ़ी स्टेबल रहता है और यहीं पर हमारे एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स ये सब उड़ते हैं। और फिर ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, ये हमारा जो 0 से 11 किलोमीटर तक की हाइट है ज़मीन की, ये ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। और फिर फोर्थ कंपोनेंट आता है बायोस्फीयर। अब मैं आपको बायोस्फीयर की जो अगर डेफिनेशन बताऊं तो बायोस्फीयर की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जो मैंने आपको अभी 3 चीज़ें बताई हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो बनता है बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर का मतलब क्या है? जीव मंडल का क्या है? जीव के जो मंडल हैं, जीव के रहने के लिए जो जगह है वो क्या है? भूमि है, पानी है और हवा है। इन तीनों को मिला करके बन जाता है हमारा जीव मंडल। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये हमारा बेसिक बायोस्फीयर है। और यहाँ पर मैंने एक बेसिक डेफिनेशन डाल भी दिया है कि आप नोट कर पाओ। ठीक है, इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम ऑफ द एटमॉस्फेयर, lithosphere and hydrosphere where life sustainably exists, nourished and flourished by the interaction of the biotic and abiotic of natures। बायोटिक और एबायोटिक क्या है? बायोटिक जो है वो ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स है, यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक्स, एंड एबायोटिक बोलते हैं एयर, वाटर, सॉलिड, रॉक्स, ट्रीज बायोटिक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नॉन लिविंग थिंग है वो एबायोटिक होता है और बायोटिक जो होता है वो लिविंग थिंग होते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक, हिंदी में इन्हें जैविक और अजैविक बोलते हैं और मैंने नीचे में डेफिनेशन में भी सारा कुछ हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी तक क्लास समझने में। एंड आई एम होपिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम स्टूडेंट्स को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ तक अगर आप सबको कोई भी डाउट है तो आप सब कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर करूंगा। लेसन 1 का जो पार्ट 1 है ये मैंने आपको समझा दिया है। लेसन 1 का पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन ग्रुप्स को ओनली सीरियस स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। एंड आई होप आपको क्लास में सब कुछ ईजिली और अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।